जो ख़ानदान मुगलिया के थे क्या क्या बीती हैं जी, ये कोई बताने वाली दास्तानें नहीं है जी। उनकी औरतों ने घरों में काम किया लोगों के जी, हालात ऐसे ख़राब हुए थे उन्हें कि ये हुआ है फलां सरबराहों के साथ क्या क्या सूरत हाल पैदा हुई है, शहनशाहरान का क्या हाल था, फिर क्या हुस्नी मुबारक का क्या था तारीख। तो ये काज एंड अफेक्ट की तारीख नहीं है, बल्कि अल्लाह इब्रत देता है, कुरान की आयतों से बताते हैं। अल्लाह इस निज़ाम को चलाने के लिए कभी कुछ लोगों को इब्रत बनाता है, कभी उनके अलूज जवाल की दास्तान है। ये काज एंड अफेक्ट्स की दास्तान नहीं है। फॉल राइज ऑफ रोमन अम्पायर में तो दास्तान यही बनती है। टाइम भी ने यही बताया है कि सल्तनतें कैसे ख़त्म होती है। राइज एंड रोमन अम्पायर टाइम भी की नहीं, कहीं यहाँ समझा है कि मैं ये कह रहा हूँ। तो उन्होंने सारी तफसील बयान की है। मतलब ये है कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें और ये जानें कि ये सारे काम करने वाला अल्लाह है और वही हमारे लिए बेहतरियाँ पैदा कर सकता है जी। नाजी साहब और सलीम साफ़ी साहब तो सूबे बनाने पे लगे हुए हैं और मैकेनिज़्म पे गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे कि ये बहुत सीरियस मामला हो गया अभी। सबसे आज पिक ऑफ द डे आर्टिकल जो है ये है क्रिस्टीना फेयर का जी। अभी श्मिडल नाम के एक साहब ने 4-5 हफ्ता पहले मैंने उस आर्टिकल 2 किस्तों में जो छपा हुआ था तस्करा किया था और ख़बरों में भी उसका हवाला आता है, दुनिया भर में हवाला दिया जाता है। उसने एक एक मिनट की कहानी लिखी है कि एबटाबाद रिलेशन कैसे हुआ जी। तो क्रिस्टीना फेयर ने इस पर एतराज़ किया है कि वो झूठ बोलता है, उसकी जो स्टोरी है ऐसी घड़ी हुई है। उन्होंने कहा मैं वाकफ़ हूँ, जब वो मेरे दफ्तर में एक तालब इल्म के तौर पर 2006 में आए थे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में, और उन्होंने कहा था कि उनको स्कॉलरशिप मिला है करंट वर्ल्ड अफेयर से और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान पर लिखना चाहते हैं। 2 साल के लिए उनको मिला है। कहते वो मैं पाकिस्तान में उनसे मिलती रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अब जर्नलिस्ट नहीं हूँ तो कैसे जाऊँ, वीज़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से देगी, कैसे देगी। तो कहते वो शीरी मज़ारी ने जो उस वक्त स्टैटिक इंस्टीट्यूट चला रही थी उसको कोई बंदोबस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो भी उस तरीके से इस तरह पाकिस्तान में एंटर हुए। अब मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम भी ली। तो वो यहाँ आके उन्होंने काम वाम कोई किया है और फिर मुझे इस्लामाबाद में मिलते रहे। लेकिन कहते हैं पहली स्टोरी जिसका उन्होंने तस्करा किया है वो उन्होंने जब लिखी तो उसमें था कि इन्होंने लिखा कि ये कोयटे में कहीं गए थे जी। कोयटे में गए थे तो वो JUI की मीटिंग थी, तो वहाँ वो लोग जो अगरचे पश्तो में बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैं उर्दू समझता हूँ तो इसलिए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा पहले तो इसको इतनी उर्दू आती नहीं है जितनी इसने क्लेम किया है, फिर उर्दू और पश्तो को एक ज़बान तो है नहीं कि आप ये बेवकूफ़ी की क्लेम करें। पाकिस्तान में जो लोग उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं वो भी नहीं दावा कर सकते कि पश्तो बोलने वाले उसको समझ। तो इन्होंने उसके हवाले से जब उसको कोट किया, उन्होंने कहा वो इंडो एरियन लैंग्वेज नहीं है पश्तो, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये आदमी कहानी गढ़ता है, झूठ भी बोलता है और उन बातों को उस तरह बयान करता है जी। उन्होंने कहा मसलन उसके बाद यही है कि इस्तियारे में उन्होंने कहा कि जी वो जो लड़का था उसने लोगों को जब इकट्ठे हो गए एबटाबाद के गिर, तो उसने उसको पश्तो में कहा कि भाई जाओ यहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा पश्तो में क्यों कहते हैं, एबटाबाद में सारे लोग हिंदू को बोलते हैं, इसने पश्तो में कैसे कहा। तो इस तरह उसकी बहुत सी गलतियाँ निकाली हैं, जिससे उसने कहा कि ये, उसने कहा कहानी इसने इस तरह बयान की जैसे नेवी सील जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उनमें से कम एक से तो ज़रूर मिला है, लेकिन स्टोरी का इम्प्रेशन ये है, लेकिन कहानी जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला किसी से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि फ़लाँ ने ये अपने वेबसाइट पे भी आया, मैं भी गई, मेरे सवालों को जवाब ही नहीं देता, बल्कि जो एक मॉडरेटर दरमियान में है वो उसको पोस्ट ही नहीं करता वहाँ ताकि लोगों को तासुर रहे। एक दोस्त से बात करते हुए, चैट करते हुए उसने कहा कि हाँ मैं, यानी तासुर यही दिया कि उनसे, यानी जिससे पता चलता कि नहीं मिला। तो लेकिन पब्लिकली ये क्लेम इसका यही है। तो उन्होंने कहा ये कहानी गढ़ने वाला शख्स है और कहानी बनाने वाला शख्स है, इससे लगता है कि इसने कुछ ऐसी बातें डाल दी हैं जो अमेरिकन इंटरेस्ट में बनी। बस उसने कहा कि उसने जब गोली मारी उसामा को तो उसने कहा फॉर गॉड एंड अमेरिका, अल्लाह। उन्होंने कहा ये मुसलमानों के खिलाफ ऐसे पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान मुसलमान जो हैं वो तो इसको समझेंगे कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जंग कर रहे हो मजहबों के खिलाफ। हालांकि अगर वो जब अमेरिका के लिए कहता, अपने मुल्क के लिए कहता, तो उसका मतलब और होता। उस बंदे ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन इसने एक उसको ड्रामेटाइज करने के लिए ये सारी कहानी में ये सब चीज़ें डाली हैं। और भी इसमें कुछ है कि ये कि साइबर कमांड का जो डिप्टी चीफ है वो इसका बाप है
और ये वो साइबर कमांड वाले ये तासुर देना चाहते हैं कि हमें अभी वहाँ ज़रूरत, उन्होंने स्टोरी उन्होंने सेल की है, उन्होंने ये एक स्टोरी बताई है, मिलिट्री साइकोलॉजिकल ऑपरेशन टू डिलिबरेटली मिस इन्फॉर्म द वर्ल्ड अबाउट द ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी चीज़ें क्या हैं, इस मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि pulling together existing cyberspace resources, creating synergy that does not currently exist and synchronizing far-fighting effects to defend the information security environment. पता नहीं क्या ड्रामा है। Second, cynics may justify wonder that influence of any उसके बाप का असर था जिसकी वजह से ये इसको करना चाहते थे, और उन्होंने कहा सिविलाइजेशन इस्लाम के खिलाफ जंग बना देंगे, आप इसको कुछ और कर देंगे। पहली बार ये बात इस तरह खुलकर सामने आई है। अभी 10 दिन हुए स्टोरी आया कि भाई ये फटेबाज आदमी है, ये ऐसी कहानियाँ ड्रामे लगाता रहता है, इसने यही ड्रामा लगाया है, इसका फ़ायदा अमेरिका को नहीं पहुंचेगा, इसका फ़ायदा नुकसान बल्कि ये होगा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक तासुर पैदा होगा कि गोया ये जंग लड़ने आए हैं, इसने कोई अमेरिका की खिदमत नहीं की है जी। एक और स्टोरी जी, राइट्स ऑफ, ये लंदन राइट्स पर है जी। लंदन राइट्स पर उन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये वाक़या कैसे हुआ, लेकिन देखो ये उस वक्त हुआ है जबकि वो एरिया है जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है जी। एक सबसे बड़ी बात यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, सो ब्लेम अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कट्स। उन्होंने कहा कि ये जो पहले कट्स लगे थे टैक्सों के जो शुरू हुए हैं, उसी का इम्पैक्ट है जो आप तक चलता आ रहा है। उन्होंने गिलब्रेथ को रिसेशन 1929 की जो उन्होंने दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन दौलत की नहीं थी और टैक्सों का, यानी वो सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो इस रिसेशन में मौजूद हैं। और दुनिया में जब इकनॉमिक ये एक मेल्ट डाउन आ रहा है उसके साथ ही ये वाक़या हुआ है, तो इसको इतना आसानी से न लें, इसको बिल्कुल वो जिसको मैंने कहा था कि इंग्लैंड समर समझें और उनकी तरह बेरोज़गारी वहाँ आने। लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि सोशल डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी। सोशल डेमोक्रेसी वो उसी वक्त पैदा की गई थी 1930 के रिसेशन के बाद, कि लोगों को उनके जो फ़र्क है वो कम किया जाए। ये हेल्थ सिस्टम था, लोगों की फ्री हेल्थ थी, फ्री एजुकेशन थी और बहुत सी चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो ये हमारी अब ये हुकूमतें अफोर्ड नहीं कर पा रही, यहाँ ये है कि सिस्टम चलने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है जो उस पर पहुँचा है। लेकिन एक बात ख्याल रखना चाहिए कि ये जो नस्लें, ये जो कौमें ये काम कर रही हैं, ये बच्चे हमारा फ्यूचर भी हैं। ये फ्रस्ट्रेट हैं या कुछ हैं, लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। हमें इन्हें बड़े डेलिकेट, देखिए कैसे कौमें सोचती हैं। हमारे यहाँ सोचते हैं कि गलियों में निकले हैं, पत्थर उठा रहे हैं या डंडे मार रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इनकी ऐसी कर दो, बुलडोज कर दो, गोली चला दो। वो कहते हैं क्या यही हमारा फ्यूचर है, इनको सीधे रास्ते पर चलाना है, कैसे चलाना है। अगर हम इनको नौकरी नहीं दे सके, अगर हमारा सिस्टम इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो हमें उसका हल ढूंढना है। ये सारी बातें जो हैं वो लोग इस तरह सोच रहे हैं। अभी 5-6 दिन हुए हैं गाँव में, एक या शायद दूसरा आदमी भी इसमें मारा गया है, लेकिन उनकी थिंकिंग देखिए कैसे वो सोचते हैं और कैसे उस पर वो अमल करना चाहते हैं। बाकी ये जो त्यारा गिरा है, पेप स्कॉर्बर का भी आर्टिकल आ गया है कि ये हेलीकॉप्टर चिनोक जो गिरा है, ये असल में इसने अमरीकियों को डरा के रख दिया। ये अमेरिका कह रहे थे कंधार पे इस गर्मा में हम कब्ज़ा कर लेंगे, वो कह रहे थे कि हमारा पूरा कंट्रोल है। अब पता चला कि उनकी मशीनरी भी कमज़ोर है, उनकी फाइनेंसेस ही कमज़ोर नहीं है, उनकी वार मशीनरी भी कमज़ोर है। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये खासी एक तरह से ख़तरनाक है जी। अच्छा जी, एक आखिरी में एक सरसी सा छोटा सा आर्टिकल, द गेम्स द नाजीज प्लेड। ये डेविड क्ले लार्च का उन्होंने कहा जी, आमतौर पे कहा जाता है कि चीन को ना दो, रूस को ना दो, उन मुल्कों को गेम्स दो, गेम्स से वो तासुर पैदा करते हैं, अच्छाई का तासुर। तो उन्होंने कहा कि ये हिटलर ने ये किया था, जब गेम शुरू हुई थी तो तासुर यही दिया कि उन्होंने कहा जी वो हिटलर से पहले बहुत सी बातें एंटी सेमेटिक या फलां डिसाइड हो चुकी थी, और हिटलर ने यकीनी तौर पर ये नहीं होता कि जिस मुल्क में गेम्स हो जाएंगी वो सिर्फ गेम से ना मुल्क को राह रास्त पे ला सकते हैं, ना गेम्स के ज़रिए कुछ तबाही फैल सकती है। तो उन मुल्कों को, जिस मुल्कों को के बारे में हमारी राय ये है कि वो डिक्टेटोरियल हैं, वहाँ गेम्स का होना जो है वो कोई हिटलरिज्म को पैदा नहीं करेगा, और ना कोई जंगल इनहेरिटेंस है जो उससे पैदा होगी। बर्लिन के वो जो गेम है ना 1936 के, बड़े मशहूर हैं कई लिहाज से। उसके बाद नाजी जर्मन का आगाज़ भी हुआ। कहते हैं कि ध्यानचंद था ना, जो इंडिया का एक सेंटर फॉरवर्ड, इंडिया में सब कॉन्टिनेंट का, हम भी उसमें शामिल थे। लीजेंडरी फॉरवर्ड जब हसन सरदार ने गोल किया था, उन्होंने उस वक्त इंडियन प्रेस ने लिखा था ओनली ये ध्यानचंद कुड हैव डन इट। तो वो हिटलर ने उसकी हॉकी देखी कि क्या बाल इसके साथ कैसे चिमट जाता है,
क्या इसने लगा रखा है कि बाल हॉकी के साथ ही जिधर वो मुड़ता है साथ साथ चलता है। तो ये अब तारीख का हिस्सा हैं जी, वो ओलंपिक